हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फर्स्ट टॉपिक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में यानी कि इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंडर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं, डिस्कस करने हैं। और आज के इस सेशन से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, एलिमेंट्स के साथ। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। अब एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो एलिमेंट्स के बारे में ही कोई आइडिया नहीं है, तो कंपाउंड्स हमें कैसे समझ में आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, भले ही आपको एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा कुछ ना पता हो, लेकिन आज के इस सेशन के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। बस आपको क्या करना है, इस सेशन में मैं आपको जो भी बातें बता रही हूँ, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको उन सभी चीज़ों को बस केयरफुली सुनना है। केयरफुली सुनोगे तो आराम से सभी चीज़ें जो हैं समझ में आती जाएंगी। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करते जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसी का एडवांस फॉर्म आप पढ़ोगे क्लास 9th केमिस्ट्री में, क्लास 10th केमिस्ट्री में, 11th में और 12th में, तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। कंसेप्ट्स को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की। तो कौन सा कंपाउंड है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास है एक कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या मैं इस कंपाउंड का नाम लिख दूँ? देखो लिख ही देती हूँ। इस कंपाउंड का नाम क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है मैम, हमें समझ में आ गया कि ये जो हमारे सामने कंपाउंड है ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने इस सोडियम क्लोराइड को कभी देखा है? या देखा छोड़ो, क्या कभी आपने इसको टेस्ट किया है? कभी आपने इसको खाकर देखा है या इसको कभी पी कर देखा है? तो आप बोलोगे कि मैम हमें नहीं पता, हमें तो कंपाउंड ही नहीं पता, तो हम सोडियम क्लोराइड को क्या टेस्ट करेंगे, क्या हम उसको देखेंगे? जबकि ऐसा नहीं है। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम डेली बेसिस पे देखते हैं। देखते क्या, उसको तो हम खाते भी हैं, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। तो आप बोलोगे कि मैम ये कौन सा कंपाउंड हो गया? तो ये है हमारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक, जो हम खाते हैं ना डेली बेसिस पे अपने तरह तरह की चीज़ों में डाल करके, दाल में, सब्जी में, है ना। तो उसी कॉमन सॉल्ट की यहाँ पे बात हो रही है। इसी कॉमन सॉल्ट को हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या है भाई? कॉमन सॉल्ट है एक कंपाउंड, और इस कंपाउंड को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इतना समझ में आया? चलो, अब ये जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये बना किससे होता है? तो ये बना होता है सोडियम से और क्लोरीन से। किससे बना होता है? सोडियम से, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सोडियम से और क्लोरीन से। अब आप बोलोगे कि मैम फिर भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। मान लेते हैं हम कि कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं वो एक कंपाउंड है, और कंपाउंड का नाम क्या है केमिस्ट्री की भाषा में? सोडियम क्लोराइड है। अब ये जो कंपाउंड है, नमक है, ये बना किससे है? सोडियम और क्लोरीन से बना है। लेकिन अभी सोडियम और क्लोरीन क्या है? तो ये सोडियम और क्लोरीन और कोई नहीं, ये है हमारे एलिमेंट जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको एलिमेंट्स की नाम बताती जा रही हूँ, एलिमेंट से आपका सामना कराती जा रही हूँ, फेमिलियर करवाती जा रही हूँ। आपको पता तो होने चाहिए कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम अपनी डेली बेसिस पे रेगुलरली जो है ना देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, नमक से बेसिकली कंपाउंड है। हमको 2 कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन क्या है? दोनों एलिमेंट्स हैं। हो सकता है अभी इस लेवल पे आपको लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब दिमाग से ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है, बस केयरफुली धीरे धीरे सुनते जाओ। मैं बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपके लिए कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो, अब आपने नमक खा लिया।
अब नमक खाया है तो नमकीन नमकीन अच्छा नहीं लग रहा होगा मुंह में, है ना। एक काम करते हैं, अब हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। पानी मतलब कि क्या होता है भाई, वाटर होता है ना। पानी मतलब कि वाटर। अब वाटर को आप केमिस्ट्री की भाषा में कैसे लिख सकते हो, तो केमिस्ट्री की भाषा में आप लिख सकते हो इसे H2O। कैसे लिख सकते हो, H2O। अब आप बोलोगे मैम कि H2O क्या है, तो भाई हमारा जो वाटर है ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। जैसे हमारा नमक कंपाउंड था ना, वैसे ही नमक के ऊपर जो हमने पानी पिया है वो भी क्या है, एक कंपाउंड है। और ये कंपाउंड है तो किससे बना होगा, एलिमेंट से बना होगा। कौन से एलिमेंट से बना होगा, तो ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे बना है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो नमक किससे बना, सोडियम और क्लोरीन से। पानी किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो नमक सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या आ गए आपके सामने, एलिमेंट्स आ गए हैं। और इन एलिमेंट्स को आप डेली बेसिस पे यूज करते जा रहे हो। अगर आपको ऑक्सीजन यहाँ पे दिखा है पानी में, तो डेफिनेटली आपको इस ऑक्सीजन से वो वाली ऑक्सीजन की भी याद आई होगी जिसको कि हम ब्रीदिंग करते टाइम इनहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम सबको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो भी हम एक गैस एक्सहेल करते हैं। कौन सी वाली, कार्बन डाइऑक्साइड। किसको एक्सहेल करते हैं हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड किससे बनता है, ये बनता है कार्बन से, और ये बनता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है एलिमेंट्स के नाम। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। ना सिर्फ ये सारे एलिमेंट्स बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम। हम सबको पता है कि हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, है ना, हमारे बॉडी की जो पूरा फ्रेमवर्क होता है उसको बोन्स ही बनाते हैं। तो हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक 6 महीने के बच्चे को भी जो है ना गाय का दूध पिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको बेसिकली 6 महीने का ये जो ग्रोइंग एज जो होती है, इसमें बच्चे की बोन्स वगैरह का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप दूध सोच सकते हो कि बच्चे की किसी भी उम्र में जो है ना दूध को नहीं अवॉइड किया जा सकता। क्यों, क्योंकि मिल्क हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट है। कैल्शियम भी एक एलिमेंट है। अगर कैल्शियम सुना होगा आपने तो मैग्नीशियम भी आपने ज़रूर सुना होगा। मैग्नीशियम भी क्या है, एक एलिमेंट है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो हमारे बनानास होते हैं ना, केले वगैरह, उनमें हम बोलते हैं कि पोटेशियम बहुत बढ़िया होता है। तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा जिंक भी आपने सुना होगा, हमारे बालों की हेल्थ के लिए जिंक बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आयरन बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए, वरना एनीमिया हो जाता है। तो आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है भाई, ये सब हैं हमारे एलिमेंट्स। हमारे पास आज की डेट में आपको पता है कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप बोल सकते हो कि नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किया है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास कुछ इस तरीके के 118 एलिमेंट्स हैं। 92 उसमें से नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें से जाने कितने सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन सब के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, तभी तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं HCl की, HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे कि मैम एसिड और हमारी बॉडी में, हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो स्टमक है उसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही वाला HCl। आप बोलोगे कि मैम ये HCl क्या कर रहा है पेट में, तो बिना HCl के जो है ना डाइजेशन पॉसिबल नहीं है।
क्यों? वैसे तो देखा जाए तो मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है, अब्जॉर्प्शन वगैरह, वो हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन डाइजेशन की शुरुआत जो है स्टमक से हो जाती है। स्टमक से शुरुआत कैसे हो जाती है? बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से ही शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl, और इस HCl के कारण, एसिड के कारण, हमारे स्टमक में एक एसिडिक pH आ जाता है, और इस एसिडिक pH के कारण स्टमक में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे टमी में, हमारे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपने इनएक्टिव फॉर्म में सोते रहते हैं, उनको उठना ही नहीं रहता है। उनको उठाता कौन है? यही हमारे स्टमक का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जा करके एसिडिक pH बना देता है, और इस एसिडिक pH के कारण जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जो है डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं। तो बिना HCl के जो है स्टमक में डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये HCl किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। और हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? दोनों एलिमेंट्स ही तो हैं। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में और सेकेंड चैप्टर में, दोनों में ही मैंने आपको डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बारे में समझाया था, है ना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में या सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी ही ये जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर भी चलती है। हमने आज ब्रेकफास्ट में या हमने लंच में आज क्या खाया है? पिज़्ज़ा खाया है, ठीक है ना। तो पिज़्ज़ा में हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह होते हैं। अब जब हम पिज़्ज़ा को खाते हैं तो पिज़्ज़ा का डाइजेशन होता है। डाइजेशन में मतलब क्या? कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ा जाता है। तो जो भी हमने पिज़्ज़ा में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाए हैं, उन सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है, उनको डाइजेस्ट किया जाता है, और जो डाइजेशन के बाद, तोड़ने के बाद जो सिंपलर फॉर्म्स या सिंपलर सब्सटेंसेस निकलते हैं, उनको बॉडी में जो है ब्लड में अब्जॉर्ब किया जाता है। समझे? तो ब्रेकडाउन की प्रोसेस ना सिर्फ हमारे नेचर में चलती है कि हमारे जो आप बोल सकते हो कि डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंजा है, बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहे हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं। ऐसी ही ब्रेकडाउन की प्रोसेस हमारी बॉडी में भी चलती है, जहाँ पे हमारे बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को, फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में जो है तोड़ा जाता है, ताकि ये सिंपलर फॉर्म्स आगे जाकर के ब्लड में अब्जॉर्ब हो पाएँ। तो मैंने आपको डिकम्पोजिशन की प्रोसेस समझाई है, मैंने आपको ब्रेकडाउन की प्रोसेस समझाई है कि ब्रेकडाउन में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्स की, तो हमारे एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको किसी भी केमिकल रिएक्शन से इनके सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना इम्पॉसिबल है। मैंने अभी तक आपको जो है एलिमेंट्स के नाम बताए थे कि किस तरीके से आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास हाइड्रोजन है ना, आपके पास क्लोरीन है, सोडियम है। कुछ एलिमेंट्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन ने मिलके क्या बना दिया? नमक बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलके क्या बना दिया? HCl बना दिया, एसिड बना दिया, है ना। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके पानी बना दिया। तो ये नमक, पानी, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है क्या? ये सब कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स को बनाया किसने? दो एलिमेंट्स ने मिलके बनाया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि केवल दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। आपने ग्लूकोज सुना होगा, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज, मन की शक्ति तन की शक्ति, ये वही है। ग्लूकोज की यहाँ पे बात हो रही है। ग्लूकोज भी क्या है? एक कंपाउंड है, और इस ग्लूकोज को कौन बनाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि 3 एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। तो जब एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपाउंड को जब आप तोड़ोगे तो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अरे भाई, अगर मैं ग्लूकोज को तोड़ दूं तो मुझे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगर मैं अपने कंपाउंड पानी को तोड़ दूं तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगी। अगर मैं अपने कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ दूं तो मुझे कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। यानी कि कंपाउंड्स को जब आप ब्रेक करते हो, उसका ब्रेक डाउन करते हो, तो आपको सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में एलिमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप एलिमेंट्स को तोड़ना चाहोगे सिंपलर सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो आपको नहीं मिलने वाले सिंपलर सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स को तो हम बोलते हैं कि वो खुद ही सिंपलर फॉर्म्स हैं। सिंपलर फॉर्म्स को आप और कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? नहीं कर सकते हो। तो क्या अब आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें जा रही हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं?
कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने यहाँ पे अभी नाम देखे हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम यूटिलाइज करते हैं। अगर बॉडी से चले जाते हैं तो सप्लीमेंट्स, टॉनिक्स लेने पड़ते हैं। जिंक की कमी हो जाती है तो जिंक की दवाई लेनी पड़ती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, अलग से जाकर के कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। तो आप सोच समझ सकते हो कि कैल्शियम या किसी भी एलिमेंट जो भी हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं वो कितने असेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं कि अगर कमी पड़ गई तो ऐसा नहीं कि बॉडी काम चला ले कि अरे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो भी गई तो क्या हुआ, पोटेशियम की हो भी गई तो भी क्या हुआ, हम तो ऐसे काम चला लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर कमी हुई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए टॉनिक्स और सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स कौन बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे और कंपाउंड्स बना देंगे। कंपाउंड्स को जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब आप एलिमेंट्स को तोड़ोगे तो एलिमेंट्स को आप किसी भी केमिकल रिएक्शन जैसे कि लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उनसे आप नहीं तोड़ सकते हो। एलिमेंट्स को आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हो। क्यों नहीं तोड़ सकते हो? क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ही कैसे होते हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, वो खुद ही सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। तो आप उनको और कैसे उनके छोटे या सिंपल फॉर्म्स में जो है ना आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है एलिमेंट्स की कि अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप फर्दर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हो। कैसे? बाय केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हीट अप्लाई करके, लाइट अप्लाई करके, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या, एलिमेंट। ठीक है, मेरे पास ये पेन है, इस पेन को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर हथौड़ा मार मार के इसको बहुत सारे आप बोल सकते हो कि छोटे टुकड़ों में जो है ना डिवाइड कर सकती हूँ। लेकिन अल्टीमेटली तोड़ते 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 एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे फर्दर उस छोटे से पार्टिकल को तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो जो छोटा सा पार्टिकल है उसको आप बोल सकते हो कि रिलेट कर सकते हो एलिमेंट के साथ, कि एलिमेंट खुद ही इतना छोटा है कि अगर आप उसको और छोटा कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला। किसी भी केमिकल एक्शन से, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी से वो अपने दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा द एलिमेंट्स देमसेल्व्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। For example, iron is an element because it cannot be broken down into two or more simpler substances by the usual methods of carrying out chemical reactions such as by applying heat, light और electricity. आयरन को हम बोल रहे हैं कि वो एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी केमिकल प्रोसेस से वो अपने छोटे फॉर्म्स में डिवाइड हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही क्या है, एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है। That is why they cannot be broken down or split up into more simpler substances. ठीक है, सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी। मरकरी मतलब वही जो थर्मामीटर का पारा होता है ना, सिल्वर कलर का जो फ्लूइड होता है थर्मामीटर में, जिसके ऊपर या नीचे जाने से पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है, कितना नहीं है, तो उसी मरकरी की बात हो रही है। तो मरकरी भी क्या है, एक मेटल है। तो आप देख समझ सकते हो कि कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, बिना उनके काम नहीं चलता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आई होप एलिमेंट्स के बारे में इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम सबके घर के छोटे से एक प्यारे से नाम होते हैं ना, कि जिस नाम से हमको हमारे मम्मी पापा या हमारे दीदी भैया जो है ना बुलाते हैं। किसी का छोटू, किसी का चिंटू, किसी का पिंकी, कुछ इस तरीके से। वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। अब अभी तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको बड़े सिंपल नाम लग रहे होंगे ना। जब आप क्लास 10th में जाओगे, 9th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो इतने ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम जो है ना आप बिल्कुल भी याद नहीं रख सकते हो। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, केमिस्ट ने क्या सोचा कि यार 118 एलिमेंट्स हैं। अब अगर इन 118 एलिमेंट्स के नाम हमको बार बार लिखने पड़ेंगे लंबे लंबे, तो काफ़ी थका देने वाला काम होगा। तो जैसे इंसानों के पेट नेम होते हैं, घर का नाम होता है, वैसे ही क्यों ना हम एलिमेंट्स को भी एक शॉर्ट आप बोल सकते हो कि शॉर्ट नेम प्रोवाइड कर दें, ताकि उन एलिमेंट्स को जब लिखने की बारी आए तो उनके लंबे लंबे जो है ना नाम लिखना पड़े। तो इसीलिए
एलिमेंट्स को क्या अलॉट कर दिए गए, सिंबल अलॉट कर दिए गए। हर एक एलिमेंट के पास उसका अपना एक सिंबल होता है और वो सिंबल सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट का होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और दोनों को ही रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने सिंबल बनाया है वो एक ही है। ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन का सिंबल अलग होगा और क्लोरीन का अलग होगा, और एक बार जो सिंबल अलॉट कर दिया गया वो सिंबल हमेशा उसके पास रहता है, सिंबल हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम लिखते हैं कैसे, पहले भी हमने देखा है अपने प्रीवियस चैप्टर में, कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से हम नाइट्रोजन का सिंबल बनाते हैं। सोडियम को अगर हमें बनाना है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सोडियम के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, कैपिटल एन और स्मॉल ए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लोरीन की बात है, तो क्लोरीन को देखो हम कैसे डिनोट करते हैं, क्लोरीन को हम करते हैं कैपिटल सी और स्मॉल एल से। तो क्लोरीन का सिंबल क्या हो गया, Cl। कार्बन का कैपिटल सी, कोबाल्ट का कैपिटल सी स्मॉल ओ, नियॉन का कैपिटल एन स्मॉल ई, गोल्ड का कैपिटल ए स्मॉल यू, सिल्वर का कैपिटल ए स्मॉल जी, ऑक्सीजन का कैपिटल ओ, पोटेशियम का कैपिटल के, कॉपर का कैपिटल सी स्मॉल यू, हाइड्रोजन का H, हीलियम का कैपिटल H स्मॉल ई, आयरन का कैपिटल F स्मॉल ई। ठीक है, मरकरी का कैपिटल H स्मॉल जी, बोरॉन का कैपिटल B, फ्लोरीन का कैपिटल F। ये सब मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब हम अभी मेटल्स की केमिकल या मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जब हम वो देखेंगे, जहाँ पे हम उनका मेटल्स एसिड्स या बेसिस के साथ रिएक्शन देखेंगे, वहाँ पे जब आपके पास केमिकल रिएक्शन आएगी ना, तो केमिकल रिएक्शन में यही सारे सिम्बल्स यूज़ होते हैं। तो कुछ कॉमन ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपके सिलेबस में हैं, जो आप क्लास 8 में जो है ना, क्लास 8 के लेवल पे पढ़ सकते हो, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आपका काम क्या है, इनके सिंबल्स को आपको लर्न करना होगा। सिंबल की ज़रूरत क्या पड़ती है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब सिंबल बनाए कैसे जाते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप पढ़ोगे क्लास 9th में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जैसे इंसानों के घर के और बाहर के अलग अलग नाम होते हैं, सिमिलरली एलिमेंट्स को भी हम जल्दी से लिखने के लिए या एलिमेंट्स के बारे में जल्दी से बात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक सिंबल उनको अलॉट कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो, अब इसके बाद में आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आखिर ये एलिमेंट्स जो हैं ये बने किसके होते हैं। जैसे कि आपने बोला कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है। प्लांट बॉडी है, प्लांट है, तो वो किससे बनी हुई है, बहुत सारे प्लांट सेल्स की बनी हुई है। तो जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स कैसे बने, कंपाउंड के बारे में तो आपने बता दिया कि एलिमेंट्स मिलके जो है ना कंपाउंड्स बनाते हैं। दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो हमारे एलिमेंट्स किस चीज़ के बने होते हैं, तो हमारे एलिमेंट्स बने होते हैं उनके रिस्पेक्टिव एटम से। यानी कि आज के इस सेशन में आपको 3 वर्ड्स जो 3 टर्म्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। पहला मैंने आपको समझाया कंपाउंड्स, फिर इसके बाद में मैंने आपको समझाया एलिमेंट्स के बारे में। अब एलिमेंट से हम थोड़ा सा और अंदर जाते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, एटम्स के बारे में। एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में क्लास 9th में समझना है। इसीलिए मैंने बोला कि इस पूरे चैप्टर का है ना, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन सभी का आप एडवांस वर्जन पढ़ोगे कहाँ, क्लास 9th में, क्लास 10th में। तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए अभी से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए, क्लियर करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंपाउंड्स मैंने आपको समझाया, एलिमेंट्स मैंने आपको समझाया, जितना आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से। अब एलिमेंट्स को कौन बनाते हैं, उनके रिस्पेक्टिव एटम्स बनाते हैं। जैसे मेरी बॉडी में मेरे बॉडी के सेल्स होंगे, है ना। अब मेरे सामने एक गेहूं का पौधा है, तो गेहूं के पौधे में गेहूं के सेल्स होंगे। सिमिलरली जब मैं बात करती हूँ किसी एक एलिमेंट की, सपोज मैंने एक गोल्ड एलिमेंट की बात करी है, तो गोल्ड एलिमेंट के पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स ही रहेंगे। ठीक है, एक एटम के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आपके सामने ये गोल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रीन कलर के क्यूब्स दिखाई दे रहे होंगे। ये क्यूब्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्यूब्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स को। ये पूरा आपके पास क्या है, ये आपके पास है गोल्ड एलिमेंट। एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, गोल्ड, हमने नाम दे दिया। अब ये गोल्ड एलिमेंट बना किसका होगा, ये गोल्ड एलिमेंट बना होगा बहुत सारे एटम्स का। कौन से एटम्स का, तो गोल्ड के ही एटम्स का। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोचा कि चलो हमारे पास गोल्ड है ना,
गोल्ड एलिमेंट है। अब इस गोल्ड एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनको हम बाहर निकालना शुरू करते हैं। तो आप जो है गोल्ड एलिमेंट के एटम्स को बाहर निकाल रहे हो, अचानक से आपको पता चला कि अरे इस गोल्ड के एलिमेंट में गोल्ड के एटम्स के साथ साथ 2-3 सिल्वर के एटम्स भी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी एक एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उस एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ उसके एटम्स प्रेजेंट होंगे, कोई दूसरे एलिमेंट के एटम्स उसके अंदर आ ही नहीं सकते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ गोल्ड की, तो देखो इस गोल्ड एलिमेंट में आपको जितने भी एटम्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, वो सब ग्रीन कलर के हैं। इसका मतलब क्या कि इस एलिमेंट को, गोल्ड एलिमेंट को बनाने के लिए जो भी एटम्स आए हैं वो सब किसके हैं? गोल्ड के एटम्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? कार्बन की, कार्बन भी क्या है? एक एलिमेंट होता है। तो इस कार्बन के एलिमेंट को बनाने के लिए जितने भी यहाँ पे आपके पास एटम्स आए हैं वो सब किसके होंगे? कार्बन के ही एटम्स होंगे। तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। एलिमेंट्स किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। एटम्स हम बोलते हैं कि सबसे छोटी इकाई या यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की। आई बात आपको समझ में कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की। कि एटम्स एटम्स एटम्स, जैसे कि बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स आ गए, तो इन सभी के सभी हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर क्या बना दिया? एक हाइड्रोजन एलिमेंट बना दिया। फिर इसके बाद में ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करूँ कि अभी के लिए मान लो ये क्या है? बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इन सभी के सभी हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर क्या बना दिया? हाइड्रोजन एलिमेंट बना दिया। हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल H। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन के एलिमेंट्स जो है, क्लोरीन के एटम्स जो हैं आ गए हैं। अब ये सभी के सभी क्लोरीन के एटम्स क्या करेंगे? मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे? क्लोरीन का एटम बना देंगे, एलिमेंट बना देंगे, क्लोरीन एलिमेंट बना देंगे, है ना। ये भी क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है। तो क्लोरीन के बहुत सारे एटम्स से मिलकर क्या किया है? क्लोरीन का एलिमेंट बना दिया है। तो क्लोरीन एलिमेंट बन गया। और क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल C स्मॉल l। तो अब आपके पास एलिमेंट हाइड्रोजन है और आपके पास एलिमेंट क्लोरीन है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? HCl, यानी कि कंपाउंड। कौन सा वाला कंपाउंड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो क्या अब आपको कंपाउंड, एलिमेंट्स और एटम्स के बीच का रिलेशन समझ में आया है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई किसी भी सब्सटेंस की, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एटम। ठीक है। जब बहुत सारे एक ही टाइप के एटम, एक ही काइंड के एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट को बनाते हैं। किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज एटम। जब एक ही टाइप के या एक ही काइंड के बहुत सारे एटम्स आकर के कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? एक एलिमेंट बना देंगे। जब बहुत सारे क्लोरीन के एटम्स आए तो उन सभी क्लोरीन एटम्स ने मिलकर क्या बना दिया? क्लोरीन एलिमेंट बना दिया। जब बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स आए, सभी हाइड्रोजन, बेसिकली जितने भी एटम्स हैं वो सभी हाइड्रोजन के, तो सबकी प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं कि एक जैसी ही होगी। तो जब बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स आए तो इनने मिलकर क्या बना दिया? हाइड्रोजन का एलिमेंट बना दिया। हर एक एलिमेंट को हम बोलते हैं कि हम एक सिंबल अलॉट कर देते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के पास सिंबल होता है H, और क्लोरीन एलिमेंट के पास सिंबल होता है कैपिटल C और स्मॉल l। अब क्या हुआ? दो एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब जब दो एलिमेंट्स को आप कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एटम से बन गया एलिमेंट और एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन गया क्या? आपके पास कंपाउंड। हमारे पास आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स हैं। 92 हम बोलते हैं कि नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब लेबोरेटरीज में बनाए गए हैं, सिंथेसाइज करे गए हैं। और इन्हीं 118 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास आज बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि शायद उनको उंगलियों पे गिनना इम्पॉसिबल है, उनको काउंट करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स ही 118 है ना, और शायद फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं। तो इन 118 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से अनलिमिटेड हमारे पास क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। तो अब ये जो सीक्वेंस है ना पूरा, इसको कभी भी आपको भूलना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सब्सटेंस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो क्या होती है? एटम्स होती है। एटम्स सेम काइंड या सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं।
इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलो, अब जब आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब हमारे पास जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके थे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स हैव सेपरेट सिंबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट के पास अपना एक सिंबल होता है। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम सिंबल, ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में फ्रेंडशिप है, दोनों ने बोला कि एक काम करते हैं हम दोनों भाई भाई एक ही सिंबल शेयर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। सबके पास अपना अपना एक सिंबल होता है। अ सिंबल इज द शॉर्ट वे टू राइट एन एलिमेंट। मैंने आपको बताया ना कि इतने लंबे लंबे कुछ एलिमेंट्स के नाम होते हैं कि उनको बार बार लिखना टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए सिंबल जो है अलॉट कर दिए गए हैं। तो एक शॉर्ट वे होता है एलिमेंट को लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, वेयर एज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज कैपिटल M एंड स्मॉल g. The symbol of an element also represent one atom of that element. और ये जो सिंबल होता है ना वो उस एलिमेंट के एक एटम को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अभी N2 क्या होता है, हमने अब ये समझ लिया है कि नाइट्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट के पास क्या होगा, इसका सिंबल होगा। सिंबल क्या होता है, कैपिटल N। लेकिन इस कैपिटल N के सबस्क्रिप्ट में नीचे मैंने 2 क्यों लिखा है, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल N लिखती तो इस कैपिटल N से आपको ये तो समझ में आता कि यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट की बात हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन एलिमेंट के टोटल कितने एटम्स की बात हो रही है, एक ही एटम के बारे में बात हो रही है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि सिंबल जो होता है वो एलिमेंट को का ये भी बताता है कि वो वहाँ पे एलिमेंट के एटम कितने हैं, केवल एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, नाइट्रोजन एलिमेंट का सिंबल क्या है, कैपिटल N है। अब इस कैपिटल N को जब मैं लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैम जो है नाइट्रोजन की बात कर रही हैं, लेकिन कैपिटल N के साथ ही साथ आपको क्या पता चलेगा कि नाइट्रोजन एलिमेंट का यहाँ पे केवल एक ही एटम है। वहीं अगर मैं यहाँ पे N2 लिख दूँ तो आपको समझ में आएगा कि भाई N2 मतलब नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स की बात हो रही है। और जब दोनों ही एटम्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, N2 बन गया। इतना समझ में आया आप सभी को? तो 2 एलिमेंट्स 2 एटम्स आपस में ज्वाइन हो गए। तो 2 एटम्स को बताने के लिए कि भाई नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, N2 लिखा गया है। जैसे कि O2 ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन गैस है जिसको हम इनहेल करते हैं वो किस फॉर्म में हम लेते हैं, O2 के फॉर्म में। O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए सिंबल क्या होता है, एक कैपिटल O, और 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये कि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं। वहीं अगर हम बात करें O3 की, O3 क्या होता है भाई, ओजोन। ओजोन हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। इस ओजोन में हम बोल रहे हैं O3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम्स हैं। तो यहाँ पे जो भी सिंबल हैं वो एलिमेंट का नाम तो बताते ही हैं, एलिमेंट को डिनोट तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि उस एलिमेंट के कितने एटम्स की बात हो रही है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। अब किसी आप बोल सकते हो कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। कुछ किताबों में जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया कि एटम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की एक छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जब आप क्लास 9th में जाओगे, 10th में जाओगे तो आप कंपाउंड के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो क्योंकि मुझे आपको एलिमेंट के बारे में समझाना था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कंपाउंड समझा दिया है। जब आप 9th 10th में जाओगे तो कंपाउंड के लिए बोला जाता है कि कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एलिमेंट होती है। क्यों, क्योंकि जब आप कंपाउंड को तोड़ते हो आपको क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है। एलिमेंट के लिए हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि एलिमेंट को आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से फर्दर उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो किसी भी कंपाउंड को जब आप तोड़ोगे तो आपको जो सबसे छोटी यूनिट मिलेगी वो क्या होगी, एलिमेंट होगी। तो कंपाउंड के लिए हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एलिमेंट होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अपने एलिमेंट की तो एलिमेंट हमारे किससे बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं। तो एलिमेंट्स के लिए तो उनके एटम्स, उनके रिस्पेक्टिव एटम्स ही क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं या यूनिट होते हैं, ठीक है। चलो, अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट
कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लोहे का एक बार है, एक पट्टी है आपके पास लोहे की, और आपको पता है कि वो किसकी बनी है, आयरन की बनी है, तो आप लगे हुए हो उस उस बेसिकली बार से आयरन के एटम्स को निकालने में। तो ऐसा नहीं होगा कि 4 आयरन एटम्स के बाद आपके पास 2 गोल्ड के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सेम टाइप के एटम्स ही मिलके क्या करते हैं, एक एलिमेंट को बनाते हैं। तो एक एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ उसके एटम्स होंगे और कोई दूसरे एलिमेंट के एटम्स उसके अंदर नहीं होंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को कि नहीं? This gives us another definition of element. अब definition एक और आ गई है element की, which can be written as an element is a substance which is made up of only one kind of atoms. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे elements के बारे में कि elements क्या होते हैं, ये ऐसे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं जिनको फर्दर केमिकल रिएक्शन से सिंपल फॉर्म्स में तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जब हमने एलिमेंट्स के बारे में और डिटेल में बात करी तो हमको समझ में आया कि एलिमेंट्स की तो एक और डेफिनेशन आ सकती है। क्या डेफिनेशन आ सकती है कि जब एक ही टाइप के एटम्स, जब एक ही काइंड के एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो कंबाइन होने के बाद में क्या बना देते हैं, कंबाइन होने के बाद वो बना देते हैं एक एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है कि इज अ सब्सटेंस जो कि केवल एक ही काइंड या एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो। देयर आर एज मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। सो डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, है ना। गोल्ड एलिमेंट गोल्ड के एटम से, सिल्वर एलिमेंट सिल्वर के एटम से, प्लेटिनम बनेगा प्लेटिनम के एटम से, कॉपर बनेगा कॉपर के एटम से। तो हमारे पास एटम्स भी बहुत हैं और उन एटम्स सेम काइंड के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सल्फर एटम्स, वेयर एज आयरन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स। The atoms of an element remain unaffected by the physical change in the element. अब हुआ क्या, एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको जो है ना फिजिकल चेंज से एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बात करी किसकी, चलो ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन जो होती है वो अपने गैसियस स्टेट में भी हो सकती है और वो एक लिक्विड स्टेट में भी हो सकती है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है वो किसकी बनी होगी, ऑक्सीजन के एटम्स की ही बनी होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन अपने गैसियस स्टेट में है तो उसके एटम्स पे कोई असर पड़ता है, और इसी गैसियस ऑक्सीजन को अगर हम लिक्विफाई कर दें और इसको हम लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दें तो एटम्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई आपके पास जो ऑक्सीजन गैस है वो किसकी बनी है, ऑक्सीजन के एटम्स की बनी है ना। तो अगर आपके पास गैसियस स्टेट में है ऑक्सीजन तो भी उसके एटम्स उतने ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब आप इस गैसियस ऑक्सीजन को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर लोगे, तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा एटम्स के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे वो अपने गैसियस स्टेट में हो, चाहे फिजिकल स्टेट चेंज करके वो लिक्विड स्टेट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर, यानी कि पिघला हुआ मॉल्टन सल्फर, और वेपर जो फॉर्म्स होता है सल्फर का, वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ सॉलिड सल्फर। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन गैस के पास अभी केवल 2 एटम्स हैं उसकी गैसियस स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में भी ऑक्सीजन के पास हम बोलते हैं कि केवल 2 ही ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गैसियस स्टेट है तो ऑक्सीजन के एटम्स बढ़ गए, लिक्विड में आकर के कम हो गए, ऐसा नहीं होता कि एटम्स के नंबर के ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं है फिजिकल चेंज का। आई बात आपको समझ में? चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है, although there is an enormous variety of substances in the universe but the number of elements forming these substances is limited. There are only 92 naturally occurring elements known to us at present. आज के टाइम पे हमारे पास 92 naturally occurring elements हैं. An important classification of elements is in terms of metals and non-metals. अब आपको लग रहा होगा कि मैम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है हमें चैप्टर में, लेकिन वो तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, आप तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और एटम्स की बात कर रहे हो। आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स आएगा कब? वो तभी आएगा जब आपको एलिमेंट्स का जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। अब हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और उनमें से 92 ऐसे हैं जो कि नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हमें बनाने नहीं गया है, हमें प्लैनेट अर्थ से ही वो एलिमेंट्स मिले हैं। अब सवाल ये आता है, इन एलिमेंट्स को हमें अब क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करना है? तो इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
भाई अगर मैं आपको बोल दूं कि ये है मेटल की कैटेगरी, ये है नॉन मेटल की कैटेगरी, ये हो गई मेटेलॉइड्स की कैटेगरी, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आखिर इन कैटेगरीज में आने वाले जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं कौन। तो अब आप जब एलिमेंट्स का कंसेप्ट पढ़ चुके हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इन्हीं एलिमेंट्स को जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, 118 एलिमेंट्स आज के टाइम पे, इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्लियर हुआ ये पूरा फंडा। तो अब नेक्स्ट सेशन से हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके के दिखते हैं, क्या क्या उनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या बात करी है, जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम कहते हैं एटम्स। जब सेम टाइप के या सेम काइंड के एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट। और इस तरीके से आज के टाइम पे हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। 92 नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी के सिंथेसाइज किए गए हैं लेबोरेटरीज में। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए बोला जाता है कि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं, यानी कि अगर आप इनको केमिकल रिएक्शन से, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से अगर आप इनको इनके सिंपल फॉर्म्स पे तोड़ना चाहोगे तो आप एलिमेंट्स को नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, और बेसिकली ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम शॉर्ट में लिखने के लिए सिंबल्स अलॉट कर देते हैं। हर एक एलिमेंट के पास अपना एक सिंबल होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं एक सिंबल शेयर नहीं कर सकते हैं। तो एटम्स ने सेम टाइप के एटम से मिलके क्या बना दिया है, एक एलिमेंट बना दिया है। अब होगा क्या, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाते हैं HCl कंपाउंड, सोडियम और क्लोरीन मिलके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड कंपाउंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं क्या, पानी। पानी भी क्या है, एक कंपाउंड है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज कंपाउंड। तो इस तरीके से हमारी गाड़ी शुरू होती है एटम से और जाती है कहाँ तक, कंपाउंड तक, कि कैसे जो है ना सेम काइंड के एटम्स आए, उनने बना दिया एक एलिमेंट, उसी एलिमेंट से मिलता जुलता कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, वो आपस में मिल गए और क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो हम एलिमेंट को दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केवल एक ही टाइप के एटम्स से मिलके बना होता है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और वहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।